हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, फिर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ एमसीक्यूज जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, ज्यादा वेट नहीं करते हैं बिकॉज प्रोसीजर आपको पता ही है। तो पहले क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसडीजी इंडेक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी? इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, गोल, राइट? एंड इफ यू नो समथिंग अबाउट अर्थ समिट जो हुआ था कहां पे? ब्राजील के अंदर, जिसे जो है रियो समिट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में पता है तो वहां से दो तीन चीजें निकल के आई थी। एक निकल के आई थी अब क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसको हम लोग बाद में क्योटो प्रोटोकॉल वो सब बातें करते हैं। एक चीज निकल के आई थी हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसमें हम लोग सीबीडी की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तीसरी चीज जो निकल के आई थी वो आई थी कहां पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में हुआ था अर्थ समिट, रियो में हुआ था, विच इज इन ब्राजील। ओके, तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड, इसकी बैक स्टोरी है ना, वहां तक जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 का इंडेक्स जो है वो नीति आयोग इशू करता है। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इस टाइम पे पीरियड है वो है 2015 से लेके 2030 तक। इससे पहले जो लिमिट थी दैट वाज फ्रॉम 2000 टू 2015, जिसे हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट बोलते थे। सस्टेनेबल, ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी 2014 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पूछा गया था कि रियो +20 कब हुआ था? इट वाज इन 2012, क्योंकि रियो 20 हुआ था 1992 में, तो 20 आप उसमें ईयर ऐड कर सकते हो। रियो 10 हुआ था 2002 में। 2014 का क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये ऑलरेडी है। और अगर आप मेन से क्वेश्चन उठा के देखें तो कई बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। सस्टेन मतलब जो चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसी डेवलपमेंट विच इज लॉन्ग लास्टिंग, ऐसी डेवलपमेंट इन विच आई कैन फुलफिल माई नीड्स एंड माई फ्यूचर जनरेशंस दे कैन ऑल्सो फुलफिल देयर नीड्स। मतलब मैं खुद भी खाऊं और अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाऊं, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप नेचर के साथ बैलेंस बना के चलते हो, है ना। क्योंकि सारी चीजें देखो हम लोग नेचर से लेनी रहती हैं, अर्थ से ही लेनी रहती हैं। अगर आप इसको ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, हो सकता है आप तो एकदम अच्छे से खाएं पेट भर के, लेकिन आपके बच्चों के लिए कुछ ना बचे। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें वी कैन फुलफिल आवर नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसके अंदर आपका जो है कई सारी डायमेंशंस आती है, जैसे एनवायरनमेंट आता है, आपका हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, जेंडर आता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये हर कंट्री के लिए जो है होता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी है, और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए भी है। इंडिया में जो नीति आयोग है वो एक इंडेक्स निकालता है 2020, और उस इंडेक्स के बेसिस पे वो अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करता है कि कौन से स्टेट में जो है जिसने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किया है ना। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वीमेन एजुकेशन, इक्वालिटी, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चला गया मैं, बट ठीक है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कभी कभार थोड़ा डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। एनीवेज, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। वो क्या कहता है? द नीति आयोग लॉन्च दिस इंडेक्स इन 2018 टू मॉनिटर द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन द एसडीजी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, यह क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसमें राइट आंसर मैंने निकाल दिया था। कैसे? सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्या कहता है? कर्नाटका रिटेन्ड इट्स पोजीशन एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग्स। इंडिया में जब भी सोशल इंडिकेटर्स की बात आती है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, हमेशा केरला नंबर 1 रहता है, ठीक है। कर्नाटका कभी भी सोशल इंडेक्स में इतना ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बात तो कर्नाटका तो मुझे हजम नहीं हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर आप इसको पढ़ोगे, इस बार नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी देखोगे केरला इज द राइट आंसर। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसके अंदर सेकंड है, इसके अंदर सेकंड है, तो दो तो वैसे ही इनकरेक्ट होगी अपने पास, ठीक है। अगला क्या कहता है? इंडिया सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंडस्ट्री के मामले में वी आर गोइंग डाउन, तभी तो हमारा जीडीपी इतना नीचे जा रहा है ना। इनोवेशन के मामले में भी हम कहीं नहीं है भैया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने जो थोड़ी बहुत ग्रोथ की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो की है इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में,
वो किया है इंडिया ने रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना, क्योंकि विंड एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी का मोदी जी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, इन एरिया में इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं किया है। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारे पास बचता है ओनली ए, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? देयर आर टोटल 17 गोल्स। देखिए गोल्स आपको याद नहीं करने की जरूरत है, मैं नहीं बोलूंगा आपका इसको याद करिए, इतना ज्यादा क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बट इसका नंबर कम से कम आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको आप थोड़ा देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एक दो बार इसको देख लोगे। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पॉवर्टी के बारे में बात करता है, लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है, इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है, क्लीन वाटर के बारे में बात करता है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए डिसेंट वर्क की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ये सारी की सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होती हैं। तो 17 गोल्स हैं टोटली। इंडिया जो है कुछ चीजों में अच्छा कर रहा है, कुछ चीजों में खराब कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। Anyways, this is the second question for you. Consider the following statements regarding India's non-communicable disease action plan. ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक्शन प्लान है, ये एक एक्शन प्लान है जो WHO ने लिया हुआ है, और उसके अंदर में इंडिया ने ये प्लान लिया है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ द WHO प्लान, ठीक है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? देखिए कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हो आप। ऐसे ही डिसीज भी होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, दोज आर कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज डिसीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे हार्ट अटैक हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, आपको किडनी हो गया, आपको अल्जाइमर हो गया, है ना, ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जिसको हो गए उसी को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे आपको कोरोना हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल है, ये फैलता है एक दूसरे से, है ना, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। चलिए इसके बारे में क्या कहना है इसका देख लेते हैं एक बार। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट अ नेशनल प्लान फॉर रिडक्शन ऑफ NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन रिस्पॉन्स टू WHO's ग्लोबल एक्शन प्लान। ओके, इट एम्स टू एलिमिनेट प्रीमेच्योर डेथ फॉर NCDs टिल 2025। ये स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ी थी ना, तो मैंने दिमाग में तुरंत एक चीज स्ट्राइक की थी, क्या आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को एलिमिनेट कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या आप कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हो? क्या आप किडनी फेलियर को एलिमिनेट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप कम्युनिकेबल डिसीज को कर सकते हो, जैसे कोरोना वायरस फ्यूचर में एलिमिनेट हो सकता है ना, पोलियो को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, तो लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। अब भैया ये जो एलिमिनेट वर्ड है ना, इसने इस पूरी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना दिया। तो आई कैन रिजेक्ट स्टेटमेंट 2। हमेशा की तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही पहुंचेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इसके अंदर सेकंड है, रिजेक्ट करो, इसके अंदर सेकंड है, रिजेक्ट करो, इसके अंदर भी सेकंड है, रिजेक्ट करो। वी आर ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन सी विच इज 1 and 3, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को एलिमिनेट नहीं करना चाहता, इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को रिड्यूस करना चाहता है, वो भी कितना, 25%। एलिमिनेट तो हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एंड इंडिया इज द एक्चुअली द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने एक नेशनल प्लान इंडिया ने लिया है, बहुत बढ़िया बात है। इट एड्रेसेस हाउस होल्ड पोल्यूशन टू। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे इंडिया ने हाउस होल्ड पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया है, जबकि ये हाउस होल्ड पोल्यूशन का प्रोविजन WHO के एक्शन प्लान के अंदर नहीं है। इंडिया ने बोला चलो मैं जब एक्शन प्लान बना ही रहा हूं तो एक स्टेप आगे जाता हूं, है ना, मतलब या तो हम कुछ करते नहीं, अगर करते हैं तो फिर तसल्ली से करते हैं। तो मोदी जी ने बोला चले भैया ठीक है, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, ठीक है। हम लोग इसमें हाउस होल्ड पोल्यूशन को भी लेते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी डिसीज होते हैं, ठीक है, और डेथ भी होती है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग, अगर गांव वगैरह में जाओ, अभी भी लकड़ी का यूज करते हैं, है ना, फायरवुड का यूज करते हैं, जो उपले होते हैं जो गोबर के बनती है उसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है ना। तो इंडिया उसको भी एड्रेस करना चाहता है, इसलिए तो ना गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं घर घर में, है ना।
स्कीम चला के, ताकि लोगों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचे और इंडोर पोल्यूशन कम हो और डेथ वगैरह भी कम हो। दैट इज द थिंग। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स इन द सी। ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है, जब कोई टैंकर वगैरह होता है ना, क्योंकि वर्ल्ड का 90% ट्रेड वो तो समंदर के थ्रू ही होता है, थ्रू द शिप्स, राइट। कार्गो शिप्स होते हैं बड़े बड़े। अब उनमें से कई बार तेल वो है निकल जाता है, कई बार वो जहाज पलट जाता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी प्रॉब्लम देखिए देखिए आपके सामने पिक्चर में है, ये भैया श्रीलंका का सीन है। कोलंबो से थोड़ी दूर जो है एक शिप था, अभी वो शिप डूब रहा है। अब इस शिप के अंदर जो है कई कई सौ टन नेचुरल ऑयल है, कई सौ टन इसके अंदर जो है वो वेस्ट प्लास्टिक है। अब इसके अंदर लग गई आग, आग भी लग गई है और ये डूब भी नहीं रहा है, प्रॉब्लम दोनों हो गई। तो इसकी वजह में जो ऑयल था वो कहाँ जाएगा, वो ऑयल तो सारा का सारा ओशन में ही जाके जाएगा ना। दिस इज ऑयल स्पिल। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले रशिया के अंदर भी आर्कटिक ओशन के आसपास एक ऑयल स्पिल हुआ था। फेसबुक पे बहुत ज्यादा पिक्चर वायरल हुई थी, अगर आपने देखा होगा। उसको क्लीन करने में ही अगले 20 साल लगने वाले हैं। तो ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोलॉजी के लिए, जो मरीन लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑयल स्पिल को जो हो जाता है एक बार, उसको ट्रीट करने के कौन कौन से तरीके हैं। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट दैट बिकॉज देयर वाज that oil spilling is going on near the Colombo port. So on the basis of that this question was there. So what are the following methods? क्या कहता है, used biological agents, okay, यूजिंग केमिकल डिस्पर्स। देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक करके आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है। आपको आंसर पहले बता देता हूं क्योंकि फैक्चुअल सी चीजें है सारी की सारी, तो हम नहीं जान सकते इसको एज सच। ठीक है, आंसर इज डी। 1 2 3 4 एंड 5 ये सारी की सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, देखिए ऑयल जो है ना, इट टेक्स टाइम फॉर द डिग्रेडेशन। एक बार जब सोइल चला जाता है समंदर के अंदर, तो वहां पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, दोज बैक्टीरियाज दे ब्रेक इट डाउन, बट इट टेक्स टाइम। तो एक बार जब सोइल स्पिल हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं ना, उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है बैक्टीरिया वगैरह ऐड कर देते हैं, ताकि जो वो उसकी डिग्रेडेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए और वो जल्दी डिग्रेड हो जाए। इसे कहा जाता है यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा बाहर से। एक होता है केमिकल डिस्पर्जेंट। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना। जब वो तेल जो ऑयल होता है वो समंदर में फैल जाता है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, तो एक ही सॉल्यूशन बचता है कि उसको फैला दो। जब वो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा तो उसकी लेयर जो है वो थिन हो जाएगी। अब लेयर जब थिन हो जाएगी तो समंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको जल्दी डिग्रेड कर सकते हैं। तो पहले अगर वो इतने से एरिया में था, पहले हम उसको वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता है, हम उसके अंदर डिस्प्रेजेंट जो है मिला देते हैं, तो इसको ज्यादा एरिया में ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। अब ये जब ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा तो इसको इजिली जो है बायोडिग्रेडिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो थिन हो जाती है। ठीक है, दैट इज द थिंग अबाउट इट। स्किमिंग का मतलब है, देखिए स्किम मिल्क आपने कभी देखा होगा, दूध गर्म करते हो है ना, उसके ऊपर मलाई आ जाती है, फिर आप मलाई को हटा देते हो। मलाई को हटाने के बाद जो बचता है वो स्किम मिल्क होता है ना। ऐसा ही कुछ होता है स्किमिंग प्रोसेस में भी। देखिए ये दिखा रहा है, देखिए ये है स्किमिंग प्रोसेस। जब ऑयल स्प्रेड हो जाता है तो इस तरह की ये जो थोड़ा सा मैकेनिज्म आप देख रहे हो, इसको लगाया जाता है और उस मलाई को, मतलब उस ऑयल को जो है इकट्ठा किया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्किमिंग। ठीक है, जैसे मलाई वाला एग्जांपल आपने देख लिया होगा। एक बार जब वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ये जो मशीन होती हैं, इनके थ्रू उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये स्कीमिंग होती है, वैसे तो इसको ऑयल बूम बोलते हैं, ऑयल बूम, इसको बोलते हैं ऑयल बूम। स्कीमिंग करने के बाद ऑयल बूम के थ्रू उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, सोर्बेंट्स। सोर्बेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे ये देख सकते हो आप, ये जो व्हाइट कलर का पड़ा है ये सब सोर्बेंट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका जो आपकी क्रोप्स होती हैं, क्रोप जो रेजिड्यूज होते हैं वो भी सोर्बेंट्स होते हैं। जो वल्केनिक ऐश होती है दैट इज ऑल्सो सोर्बेंट। तो वो सब मिला दिया जाता है, वो मिलाने के बाद वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनको निकाल लेते हैं वहां से, है ना। तो दैट इज द वन ऑफ द वे। और भैया अगर कुछ भी चारा नहीं बचता है तो उसको हम लोग जला देते हैं वहीं पे आग लगा के। अब नेचुरल ऑयल है, आग तो पकड़ेगा ही। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स। ठीक है,
ऑयल स्पिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लू फिन्ड महासीर। ये क्या है, ये एक फिश है, और जो टाटा वाले हैं ना, टाटा पावर, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, क्योंकि टाटा पावर के बहुत सारे वेंचर्स होते हैं, ये जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन का काम भी करते हैं। पिछले 10-20 साल से टाटा पावर वाले इस फिश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस फिश को, इसका नाम है ब्लू फिन्ड महासीर। अब इसका ये ब्लू फिन्ड क्यों बोलते हैं, देखिए इसकी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये महाशय है यहाँ पे, इसको पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जो फिन है यहाँ पे फिश के, दे आर ऑफ ब्लू कलर, है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लू फिन्ड महासीर, ठीक है। टाटा पावर वाले ने कहा कि देखो हम इसको कंजर्व कर रहे हैं और हम इसको दोबारा से इसको हेल्दी करेंगे, हेल्दी इन द सेंस इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और अपनी ड्यूटी निभाएंगे, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, फिन्ड ब्लू फिन्ड महासीर आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट। अभी IUCN क्या बीमारी है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से IUCN क्या है ना, एक NGO टाइप की एक संस्था है जो दुनिया में नेचर को कंजर्वेशन का काम करती है, साइंटिफिक रिसर्च भी करती है ना। IUCN 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड है जो है स्विट्जरलैंड में। यहां से सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। IUCN जो है एक रेड लिस्ट निकालती है जिसके अंदर उन स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है जो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। ये कुछ कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें जो LC वाला होता है लीस्ट कंसर्न, यहां से लेके जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो गायब हो चुके हैं, इस धरती पे भी है ही नहीं, जैसे डायनासोर है ना, डोडो, वो सब, जैसे मैमथ है ना, जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, उसी का एक जो है एक वर्जन हुआ करता था जिसे मैमथ कहते थे। हर साल दुनिया में जो है हजारों स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये कैटेगरी है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो LC से लेके एक्सटिंक्ट तक, मतलब लीस्ट कंसर्न, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे है ना, कौवे हो गए, पैरट्स हो गए, है ना, कबूतर हो गए, भैया लीस्ट कंसर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे जी हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, इसके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। थिंग इज दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन तीनों को मिला के बोलते हैं थ्रेटेंड। तो अगर कभी भी न्यूज़पेपर वगैरह में आपके नोट्स में कभी थ्रेटेंड लिखा है तो समझ लेना वो 3 कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है। इन तीनों कैटेगरी के जो है क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया तो देखो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर द डे। टॉपिक जो है वो फिंड वाला है। ये जो ब्लू फिंड फिश है, दिस इज नॉट एंडेंजर्ड, ठीक है, इंटरनेशनली एंडेंजर्ड नहीं है, तो ये IUCN की एंडेंजर लिस्ट में नहीं आती है, पहली बात तो ये, ठीक है। ऑलरेडी इनकी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है काफी ज्यादा। लेकिन आप बोलोगे सर फिर भी टाटा वाले इसको बचाने में क्यों लगे हुए हैं? इंडिया में इसकी पॉपुलेशन कम है, इंडियन ओशियन के अंदर और इंडियन रिवर्स के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्लू फिन्ड महासीर इज नॉट एंडेमिक टू कावेरी। देखिए एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो वहीं पे मिलती है। जैसे आप समझ लो कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब होती है, वो पर्टिकुलर ट्राइब एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। कोई पर्टिकुलर जो स्पीसी है, कोई फ्रूट है या कोई पेड़ है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, कहीं और पाया नहीं जाता, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। तो क्या ये फिश एंडेमिक है? बिल्कुल भी नहीं है। ये फिश जो है अरेबियन सी में भी पाई जाती है, ये श्रीलंका वाले कोस्ट पे भी पाई जाती है, ये कावेरी रिवर में भी पाई जाती है, ये कई जगह पे पाई जाती है। तो दिस इज नॉट एंडेमिक टू द कावेरी रिवर, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो जब सेकंड इनकरेक्ट हो गया तो इसको और इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। आई एम ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन सी, सो दिस इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ ब्लू फिन्ड महासीर इज ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। वेरी गुड। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि टाटा वाले इसको कंजर्व कर रहे हैं, बड़े एकदम जोर शोर से कंजर्व कर रहे हैं, और जब इसको कंजर्व कर रहे हैं तो इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। पहले ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में थी, अब ये एंडेंजर्ड से निकल के लीस्ट कंसर्न के अंदर आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। टाटा वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसको हम रेड लिस्ट से ही बाहर निकाल देंगे, दैट इज आवर गोल। चलिए देखते हैं कब होता है, अच्छी बात है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियाज डिसीजन टू लेवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑन द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट एंटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ही कई सारे कीवर्ड इसने डाल दिए हैं। वो कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज का मतलब होता है जैसे फेसबुक, जैसे अमेजोन,
जैसे इंस्टाग्राम, है ना, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी जो है आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हैं। ओके, सो दीज आर नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। ठीक है, चलिए जी, और क्या कह रहा है ये, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, जैसे आप फेसबुक वगैरह के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हो, पैसे देते हो वहां पे, है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल। अब जब ये एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है तो मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट मनी, पैसा, है ना, और पैसे की जब बात होती है तो इट वुड बी अंडर द फाइनेंशियल बिल। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट। मतलब देखिए, इसको थोड़ा एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एनीवेज, जैसे आपने फेसबुक के ऊपर 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करवाया, है ना, अब इस 2 लाख के ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, मान लो 2,000 रुपए का टैक्स लगाया, क्या फेसबुक इस टैक्स को अपने कंट्री में, यूएसए में क्लेम कर सकती है? क्या वो वहां के सरकार को बोल सकती है कि 2,000 रुपए का टैक्स मेरे ऊपर इंडिया ने लगाया था, आप ये 2,000 रुपए मेरे खाते में क्रेडिट कर दो? नो, दैट इज नॉट द प्रोविजन अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी अगर 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में अगर काम करती है तो हर कंट्री के ऊपर टैक्स, हर कंट्री उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है ना, ऐसे तो कोई कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी। अब फेसबुक के ऊपर इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, अमेरिका में भी टैक्स लग रहा है, पाकिस्तान में भी टैक्स लग रहा है ना, ये नहीं होता है, एक बार ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सो दैट वाज अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसा कोई क्रेडिट वाला सीन है नहीं। तो अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, जो, और जिससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, अमेरिका कहता है कि आप लोग मेरी, हमारी जो कंपनीज हैं जैसे फेसबुक वगैरह है, इनको जो है, इनको डराना चाहते हो ताकि आपकी कंट्री में ग्रो ना कर पाए, इसलिए अमेरिका ने जो है कुछ सैंक्शंस भी लगाए थे इन कंट्रीज के ऊपर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह के ऊपर। हालांकि उन्होंने सेक्शंस की अभी जो है वो टाइम सीमा थी, जो समय सीमा थी, उसको बढ़ा दिया है, बट एनीवेज दैट वाज द केस। सो इट इज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल, डेफिनेटली यस, दैट इज द राइट आंसर, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आवर वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन ए। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यही है, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कुछ और चीज़ आपको ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, है कुछ पर्टिकुलर इशू के बारे में आपको पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप हमेशा ही कमेंट कर सकते हो। हम आपके सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर देयर, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।